हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक स्टडी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा चल रहा था इतिहास और इतिहास का हमने फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया था और सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है लेख शब्दावली। तो इसमें जो दोस्तों पहला है पल्लिका, यानी किसे बोला जाता था दोस्तों, जो छोटे ग्राम होते थे उनको पल्लिका के नाम से पुकारा जाता था। महत्तम जो होता था दोस्तों, ग्राम प्रधान को महत्तम बोला जाता था और भृत्य सेवक को बोला जाता था दोस्तों। प्रतिहार यानी जो द्वार रक्षक होते थे उनको प्रतिहार बोला जाता था। कोटपाल गढ़ रक्षक को बोला जाता था और बालाध्यक्ष जो होता था तो सेना नायक जो होता था उसको बालाध्यक्ष के नाम से पुकारा जाता था। अक्षपटलिका लेखन जो है दोस्तों अटपटलिक से है, वह लेखा परीक्षक को बोला जाता था। कुल चापरिक जो होता था दोस्तों तहसीलदार को ये पुकारा जाता था। तालुका जो होते थे दोस्तों यानी तालुका को तहसील बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा अल्मोड़ा प्रकार की जो है मुद्राएं वह संग्रहालय में किस संग्रहालय में रखी गई है? तो दोस्तों वह ब्रिटिश संग्रहालय में ये मुद्राएं रखी गई है। यमुना के तट पर अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो दोस्तों शीलवर्मन के द्वारा ये अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था। किस स्थान को तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक माना गया है? तो दोस्तों देवप्रयाग को ये माना गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल का क्षेत्रफल बताया गया है। तो दोस्तों स्कंद पुराण में 50 योजन लंबाई बताई गई है और 30 योजन चौड़ाई बताई गई है। बद्रीनाथ के पास वाक देवी के निवास की पुष्टि कराता है। तो दोस्तों कौस्तिक ब्राह्मण ग्रंथ है जो बद्रीनाथ के पास वाक देवी के निवास की पुष्टि कराता है। राजकुमारी ईश्वरा के लेख में हमें कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों उसमें हमें 12 राजाओं के वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऐतिहासिक काल। स्टार्टिंग करते हैं इसको। उत्तराखंड के आदि निवासी। तो दोस्तों उत्तराखंड के यानी जो आदि निवासी गिरियंस के अनुसार गढ़वाल एवं कुमाऊं के आदि निवासी किरात लोग थे। मेस्तिनीज ने पर्वतीय क्षेत्रों की गंगा घाटियों में किरात जाति का होना वर्णित किया है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरात की जाति का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट के कादम्बरी में किरातों के निवास हेतु इस क्षेत्र की पुष्टि की गई थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार असंख्य किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ जिसे शिव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल या मुंड जाति भारत व हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति और उसके बाद किरात व खस जाति हिमालय क्षेत्र में बसी है। किरात जाति पशुचारक व आखेटक जाति थी। जो दोस्तों किरात जाति थी वह पशुचारक व आखेट जाति थी। नेक्स्ट है दोस्तों कुनिंद शासक, यानी उत्तराखंड में शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी दोस्तों तो वे कुनिंद राजनीतिक शक्ति थी। कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक जो दोस्तों अमोद भूति था। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कुनिंद वंश का जो शक्तिशाली शासक था वह अमोद भूति था। अमोद भूति की रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत एवं बहेत तक प्राप्त हुई है। इसकी मुद्रा में प्राकृतिक में राग है कुनिंदस, अमोद भूति मरहज अंकित था। कुनिंदों के बारे में जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। कुनिंदों की मुद्राएं अमोद भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और अमोद भूति प्रकार की एवं चित्रलेश्वर प्रकार की थी। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में हैं। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी में मिली है। कुनिंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर थे। अमोद भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। शकों की पुष्टि कटारमल का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों कुमाऊं में प्रचलित शक संबंध कराता है। महाभारत व अष्टाध्यायी में कुनिंदों के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है। विदेशी लेखक टालमी ने कुनिंदों के राज्य का उल्लेख किया था। कुनिंदों के बारे में 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 भरहुत से व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ था। महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासन स्वभाव का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले कुनिंदों की राजधानी कालकोट नामक स्थान पर थी एवं महाभारत में कुनिंदों को दिज कहा गया है। कुनिंदों की दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर थी। अमोद भूति की मुद्राओं में खरोष्टी एवं देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि अमोद भूति की मुद्राओं में जो है खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कुनिंदों के समकालीन योद्धे
एवं औदुम्बर गणराज्य थे। कुणिद लोग शैव धर्म के अनुयायी थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कुणिद कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कुणिद लोग किस धर्म के अनुयायी थे, तो कुणिद लोग शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है दोस्तों कुषाण काल, यानी कुषाणकालीन मुद्राएं जो है दोस्तों ये कहाँ से, यानी वीरभद्र जो आपका ऋषिकेश, मोरध्वज, गोविशान से प्राप्त होती है। वीरभद्र आपका ऋषिकेश में है दोस्तों, और मोरध्वज आपका कोटद्वार में, और गोविशान आपका काशीपुर है। कुषाणों का शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया था। दोस्तों कुषाणकालीन मुद्राएं आप चित्र में देख रहे होंगे, ये मुद्राएं कुषाणकालीन मुद्राएं हैं। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी मुनि की रेती जो आपका ऋषिकेश के आसपास पड़ता है, ये प्राप्त हुई थी। कुषाणों को कुशलने में मुख्य भूमिका योद्धी शासकों की रही है। योद्धे कुणिंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जोनसार, बाबर तथा कालो डांडा से मिली है। गोत्रीय वंश जो कालसी प्रदेश में शासन कर रहे थे, इनके प्रतापी शासक शीलवर्मन थे। बाड़वाला याग वेदिका का निर्माण कराया गया, जो यमुना तट पर स्थित है। शीलवर्मन ने अश्वमेघ यज्ञ भी जो कराया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कत्यपुर राज्य। इस राज्य में क्षेत्र जो है दोस्तों, यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशक्ति में कत्यपुर राज्य गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य था। गुप्तों के अधीन कुछ राज जो दोस्तों हैं, यानी गुप्तों के बाद कुछ राजवंश शासन कर रहे थे, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1 है दोस्तों नागवंश, यानी 6वीं सदी में कत्यपुर राज्य पर नागों का कब्जा हो गया था। नागों की पुष्टि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है। नागों के बाद उत्तराखंड में कन्नौज के मोखरीय वंश का शासन हुआ। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम थे, जिसमें से दोस्तों स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग एवं अशुनाग। गोपेश्वर त्रिशूल में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। यमुना घाटी में युद्धों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय गणपति नाग को ही प्राप्त है। अगला है दोस्तों यदुवंश। यदुवंश का संस्थापक था दोस्तों श्री सैनवर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यदुवंश से राजाओं की जानकारी लाखामंडल की राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। इस लेख में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उद्धृत हैं। यमुना प्रदेश के युद्धों की राजधानी सिंहपुर थी दोस्तों। ठीक है, ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री द्वारा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। अगला वंश है दोस्तों हमारा मोखरीय वंश। उत्तराखंड में नागों को कन्नौज के मोखरी वंश ने परास्त कर दिया था दोस्तों। मोखरी वंश का अंतिम शासक घरावर्मा था। घरावर्मा की हत्या के बाद मोखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश, यानी बाणभट्ट के हर्षचरित में उत्तराखंड आने वालों का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेंगशांग हिमालय के पोलो या ब्रह्मपुर राज्य में गया था दोस्तों। ह्वेंगशांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। कनिंगम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा है। ह्वेंगशांग ने गंगा को महाभद्रा कहा है तथा हरिद्वार के लिए मोयुलो कहा है, जिसका क्षेत्रफल उन्होंने 20 ली चीनी माप के अनुसार बताया है। हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय है दोस्तों। इस समय यहाँ ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशान राज्य मुख्य थे। इन तीनों राज्यों का वर्णन ह्वेंगशांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। इनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर था दोस्तों। ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। ब्रह्मपुर राज्य गंगा से लेकर पूर्व में काली नदी तक के विस्तृत को ब्रह्मपुर का राज्य क्षेत्र माना जाता है। इस राजवंश के प्रमुख शासक विशुवर्मन, अग्निवर्मन आदि थे। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा धूतिवर्मन था। गोविशान राज्य रामगंगा से लेकर शारदा नदी तक था। काशीपुर के अतिरिक्त रामपुर एवं पीलीभीत जनपद इस राज्य में सम्मिलित थे। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव वंश से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों तालेश्वर का ताम्रपत्र अभिलेख आप इस चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट वंश है दोस्तों हमारा पौरव वंश। इसके बारे में बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा के तालेश्वर नामक स्थान पर ताम्र एवं अधाष्टुत के अभिलेख मिले हैं, जो पौरव वंश से संबंधित थे। तालेश्वर अभिलेख की खोज 1915 ईस्वी में, जिसमें
धूतिवर्मन व विष्णुवर्मन का उल्लेख मिलता है। पौरव राजवंश की राजधानी ब्रह्मपुर थी। ब्रह्मपुर नामक राज्य का वर्मन हेनसांग ने किया था। पौरव वंश का शासन था दोस्तों 6वीं से 8वीं सदी तक था। पौरव वंश का शासन हर्षवर्धन के बाद प्रारंभ हुआ। प्रथम पौरव शासन विष्णुवर्मन प्रथम था और पौरव वंश के शासकों की उपाधि तो थी दोस्तों जो महाराजा धीराज परम भट्टारक प्राप्त थी। पौरव शासक के निवास स्थल को कोट कहा जाता था दोस्तों। राजा के भोजनालय की व्यवस्था सुपकारपति नामक अधिकारी करता था। पौरव वंश के सेना प्रमुख को बलाध्यक्ष कहा जाता था। पौरव शासकों की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था जिसे भाग कहा जाता था, जो उपज का 1/6 यानी 1/6 भाग था। भूमि कर को वसूलने वाला अधिकारी को भागिक कहा जाता था। पौरव काल में 2 प्रकार की भूमि थी, एक दोस्तों केदार और एक सारी। सिंचित भूमि को केदार भूमि कहा जाता था और असिंचित भूमि को दोस्तों सारी भूमि कहा जाता था। भूमि नाप के लिए द्रोणावापन, खारीवापन यानी जो भूमि माप के लिए उपयोग करते थे दोस्तों, द्रोणावापन, खारीवापन एवं कुल्यावापन का प्रयोग किया जाता था। पौरव वंश की राजधानी दोस्तों ब्रह्मपुर थी, आप देख सकते हो ब्रह्मपुर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कात्यपुर राजवंश, जिसका शासनकाल जो 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक रहा है। कात्यपुर राजवंश दोस्तों यानी कात्यपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। 700 ईस्वी में इस वंश का स्थापना बसंत देव ने की थी। इस वंश के अभी तक 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी लिपि कुटिला थी। इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने 300 वर्ष शासन किया। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी स्थित बैजनाथ के पास बनाई गई। ये बैजनाथ का मंदिर है दोस्तों, बैजनाथ कत्यूर राजधानी। इस वंश से संबंधित ताम्रपत्र लेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा एवं बैजनाथ से मिलते हैं। इस वंश के राजा बसंत देव ने परम भद्राक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को सरमेश्वर नामक ग्राम जो है वो दान में दिया था। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतंत्रिंगी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। बसंत देव के बाद खप्पर देव राजा बना। खप्पर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। खप्पर देव का पुत्र कल्याण राज था। कल्याण राज की पत्नी महारानी लद्दा देवी थी। बागेश्वर लेख अनुसार खप्पर देव का अंतिम शासक तो दोस्तों वह त्रिभुवन राज था। नालंदा विलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर था। निम्बर शैव धर्म को मानने वाला था। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासन बना। इष्टगण ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलीस व नटराज के मंदिर बनवाए थे। इष्टगण का पुत्र ललित सूरदेव थे। ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मगन धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया था। ललित सूरदेव सबसे प्रतापी शासक था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित पुत्र भूदेव ने ही किया था। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था। सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूरदेव से प्राप्त हुए हैं। तृतीय परिवार सोलड़ादित्य वंश था। सोलड़ादित्य वंश की स्थापना इच्छरदेव ने की थी। इच्छरदेव के बाद देशदेव व पद्मदेव शासक बने। सोलड़ादित्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों भुक्षी राजदेव था। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं का सूर्यवंशी मानते थे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत एवं लोक भाषा पाली थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब भाषा बोले थे कि राजभाषा क्या थी, तो इनकी जो शासकों की राजभाषा थी वह संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। कार्तिकेयपुर राजाओं के लोकहितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज भी प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया है और रात्रि हो गई है। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदार में देह त्यागा। उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के दार्शनिक थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की, जिसमें से है दोस्तों आपका जोशीमठ, पुरी, संगरेनी और द्वारिका।
शंकराचार्य का जन्म केरल के कालाडी में हुआ था। चेर साम्राज्य के अंतर्गत था। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद स्वामी जी थे। आदि गुरु शंकराचार्य के पिता शिवगुरु व माता का नाम सुभद्रा देवी। जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक वासुदेव था। बागेश्वर लेख में कत्यूर नरेश का आगमन वसंत देव से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कार्तिकेय पूर्व या कत्यूरी काल में पदाधिकारी, यानी उनके नाम क्या थे। जैसे दोस्तों परंतपाल किसको बोला जाता था दोस्तों, तो परंतपाल सीमाओं की सुरक्षा भार को बोला जाता था। घटपाल गिरिद्वारों यानी जो गिरिधर होते हैं उनको रक्षक के लिए बोला जाता था। वरमपाल व्यक्तियों पर निगरानी करने को वरमपाल बोला जाता था। नरपति नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली वालों को नरपति बोला जाता था। कार्तिकेय पूर्व काल में सेना 4 भागों में विभाजित थी, जिनमें से आपका फर्स्ट है पदातिक, अश्वरोही, गजारोही और उष्टरोही, यानी पैदल सेना या ग्लेमिक। सर्वोच्च नायक व अश्वबल, जो आपका अश्वरोही है वह सर्वोच्च एवं नायक अश्व बलाधिकारी, यानी घोड़ों, जो दोस्तों घोड़े होते हैं उन पर है ये। और है गजारोही यानी हस्ती बलाधिकृत। और उष्टारोही है दोस्तों ये ऊँट पर है। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोष प्राधिक कहलाता था। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी जो दोस्त थे उनको दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक थे। गुप्तचर अधिकारी दुशाध्याधानिक था। कत्यूरी शासन में आय के साधन कृषि एवं वन थे। क्षेत्रपाल राज्य के कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। औपचारिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। भूमि की माप यानी जो भूमि नापी जाती थी उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी, जिन्हें द्रोणा बामन व नाली बामन कहा जाता था। खंडपति नामक अधिकारी खनिज व वनों की रक्षा करता था। करों की वसूली के लिए भोगपति व शेलिकिक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है। भट्ट नामक अधिकारी प्रजा से बिष्टी या बेगार लेते थे। डोटी परिवार के छोटे राजकुमार को रेखा कहा जाता था। कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसका शासक औपचारिक राज्यपाल कहलाता था। कत्यूर राज्य में प्रांतों को विषय या जिलों में बांटा गया है। 4 विषयों का पता चलता है, जिसमें से दोस्तों आपका कार्तिकेयपुर, टंकनपुर, अंतराग एवं ऐशाल विषय है। अभीर का कार्य दुधारू पशुओं से दुग्धादि प्राप्त करना था। कत्यूर राज्य के अशोकचल के बोधगया शिलालेख में उसे खजदेश का नरेश बताया गया है। कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी डिकुली के निकट गाने वाला भड़ थी। नेक्स्ट दोस्तों मध्यकालीन कत्यूरी शासन, यानी मध्यकालीन कत्यूरी शासन की बात कर लेते हैं। इस शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथाओं व जागर से मिलती है। इनकी एक ही साथ कई शाखाएं जैसे कत्यूर, बैजनाथ, शाखा पाली, पछाऊ शाखा, अशकोट शाखा, डोटी शाखा, सीरा शाखा आदि हैं। इनमें कत्यूर के अशांति देव वंश, अस्कोट के राजबार व डोटी के मल प्रसिद्ध है। कत्यूर राज्य में अशांति देव ने अशांति देव राजवंश की स्थापना की थी। अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी जोशीमठ थी। अशांति देव ने दूसरी राजधानी कत्यूर राज्य के रणचोलाकोट में बनाई थी। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, अत्याचारी शासक था दोस्तों। ब्रह्मदेव को जागरों में वीरमदेव भी कहा जाता था। जिया रानी की लोक गाथाओं के अनुसार 1998 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया और मारा गया। 1191 ईस्वी में नेपाल राजा अशोकचल ने कत्यूर राजा के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। बागेश्वर ताम्रलेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक कराचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में ले लिया था। कत्यूरी प्रशासन में कर लेने वाले अधिकारी को कहते थे भोगपति व गोलमिक कहा जाता था दोस्तों, जो कर लेते थे। कत्यूर राज्य में सेना के प्रकार थे, तो दोस्तों 4 प्रकार थे सेना के। कत्यूरी वंश का प्रतापी शासक था ललित सूरदेव। कत्यूरी जो दोस्तों कार्तिकेय है, कार्तिकेय राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कार्तिकेयपुर के अभिलेखों की लिपि थी कुटिला। मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था कार्तिकेयपुर। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रसिद्ध लेख में कुमाऊं के लिए प्रसिद्ध शब्द जो उपयुक्त किया गया है वह कार्तिकेयपुर उपयुक्त किया गया है। उज्जैन का किला किस जनपद में स्थित है, तो ये काशीपुर यूएसए नगर में स्थित है। हर्षवर्धन का अधिकार था, तो कन्याकुब्ज में उनका अधिकार था। वर्धन वंश समाप्ति के बाद कितने हिस्सों में कन्याकुब्ज टूटा, तो दोस्तों ये 3 में टूटा है। जैसे नंबर 1 है आपका शत्रुघ्न, गोविशान और ब्रह्मपुर में ये टूट गया था।
कोषायन के अंतर्गत 3 जनपद है, जिनमें से आपका काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत सम्मिलित है। नेक्स्ट वंश है दोस्तों कुर्माचल व कुमाऊं का चंद वंश। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वंश था दोस्तों सोमचंद है फर्स्ट। चंद वंश का जो संस्थापक है दोस्तों, यानी चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को बोला जाता है। काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चंदपाल फूर का वंशज था। एटकिंसन, वॉल्टन एवं बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झोंसी बताया है। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना 1025 ईसी मान सकते हैं। इसी समय कत्यूरी का पतन हुआ था दोस्तों। सोमचंद शिव का उपासक था। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए, जिनमें से आपका नंबर 1 है कार्की, बोरा, तडागी व चौधरी, जो मूलतः थे ये नेपाल के थे, जिन्हें चाराल कहा गया है। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया था। सोमचंद ने महाराव फर्त्यालों को मंत्री व सेनापति बनाया। मेहरा लोग कोटलगढ़ व फर्त्या लोग डोंगरी में रहते थे। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा एवं श्यानों की नियुक्ति की थी। सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करते थे। डोटी के राजा मल्लव वंशी थे, जिन्हें रेखा राजा कहा जाता था। सोमचंद के समय जयदेव मल्ल डोटिया नेपाल के राजा थे। मल्लव वंश का प्रथम राजा वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपा थी। सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया था तथा चंपावत की कोतवाल छावनी, जो दोस्तों कोतवाल छावनी है, स्वरूप भेंट कर दी थी। चंपावत के कोतवाल छावनी में सोमचंद ने राजबुंगा किला बनवाया था। राजबुंगा किला का दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये किला है, ये जो है आपका ये राजबुंगा किला है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गरुड़ आत्मचंद, यानी दूसरा चंद शासक कत्यूरी रानी का पुत्र था, जिसने 20 वर्षों तक शासन किया। पूर्णचंद ने 1066 ईसी से 1084 ईसी तक शासन किया था। ये तीसरा चंद शासक था दोस्तों। नेक्स्ट है इंद्रचंद। चौथा जो शासक था दोस्तों वह इंद्रचंद था। एट इंक्शन ने के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का जो कार्य प्रारंभ किया था दोस्तों। इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इंद्रचंद के बाद क्रमशः संसारचंद, सुधाचंद, हरिश्चंद, वीनाचंद गद्दी पर बैठे हैं। वीनाचंद कुमाऊं का विलासी राजा था, जिसका शासन 1175 ईस्वी से 1223 ईस्वी तक रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनाचंद खस राजाओं को द्वारा पराजित हुआ था। दोस्तों, ये जो वीनाचंद है, वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर राज्य पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। वास्ते ताम्रपत्र में मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख मिलता है, जिसका अधिपति शक्तिबम था। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1191 ईस्वी में यहाँ अशोकचल का अधिपत्य हुआ था। अशोकचल वेरात कुल का था, वह दुलू निवासी था दोस्तों। ये इसके आक्रमण के समय वीरचंद्र कुमाऊं का शासक था। अशोकचल ने पुरुषोत्तम सिंह को सामंत राजा नियुक्त किया था, जो समस्त मांडलिकों के ऊपर शासन करता था। वीरचंद्र की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। वीरचंद्र के बाद क्रमशः नरचंद्र, थोरचंद व त्रिलोकचंद्र गद्दी पर बैठे। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा थोरचंद के बारे में बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन देव जोशी थोरचंद को कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। फ्रेजर 3 थोरचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। थोरचंद के शासनकाल का समय 1262 ईस्वी है। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक था दोस्तों जो, वह थोरचंद ही मान। नेक्स्ट दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद, यानी ज्ञानचंद का समय 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक रहा है। ज्ञानचंद पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया, यानी ये पहला चंद वंश का जो पहला शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। इस समय तराई बाबर क्षेत्र में कटे हरियों का शासन था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी दोस्तों। तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंपा गया। ज्ञानचंद का राज्य गरुड़ था और ज्ञानचंद विष्णु का उपासक था। शेरा खड़कोट ताम्र पात्र में इसे राजाधिराज महाराजा कहा गया है। शोर का विजेता भी ज्ञानचंद्र ही था। मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत विजय बम था। ज्ञानचंद के बाद उद्यात चंद शासक बना, जिसके समय बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। बालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार में प्रमुख योगदान
कुंज शर्मा तिवारी का है, जो गुजरात का एक ब्राह्मण था। 1423 ईस्वी का ताम्रपत्र, जो कुंज शर्मा के नाम से उत्कीर्ण है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा भारती चंद। 1437 ईस्वी में गद्दी पर भारती चंद बैठा। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। पवाड़े में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धोन्या के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। चंद वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा था। इसने डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया। भारती चंद के समय डोटी या नेपाल के शासक जयमल था। डोटी में मल राजाओं का शासन था। मलों ने शिरा या डीडीहाट को अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वत डोटी कहा। डोटी के राजकुमार जो शिरा मंडल का प्रशासक था उसे रेका या राय कहा जाता था। शिरा मंडल में बलि नारायण संसार मल थे दोस्तों शासक थे, और शोर या पिथौरागढ़ में इसी वंश का बमशाह शासक था। भारती चंद की सेना या कटक में समाज के सभी जाति के लोग थे। भारती चंद की सेना का शोर घाटी और कटु नोला पहला पड़ाव था दोस्तों। और जो दूसरा पड़ाव था वह है काली नदी के किनारे बाली चोड़ था। भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोडी पर घेरा डाला था। अंत में विजय मिली। डोडी की विजय 1451 से 92 ईस्वी में हुई थी। सीरा में भारती चंद ने डुंगरा बशेरा को अपना सामंत नियुक्त किया। डुंगरा बशेरा के बाद मदन सिंह व राय सिंह सामंत नियुक्त हुए। भारती चंद के बाद उसका पुत्र रतन चंद 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था दोस्तों। नायक जाति की उत्पत्ति भारती चंद के समय हुई, जब डोटी का युद्ध हो रहा था। नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतान थी। भारती चंद के बाद रतन चंद गद्दी पर बैठा। रतन चंद के समय डोटी में नागमल ने विद्रोह किया। रतन चंद ने नागमल को पराजित कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित कर लिया था। रतन चंद ने थल के राजा शूर सिंह महारा को पराजित किया था। नेक्स्ट दोस्तों कीर्तिचंद। रतन चंद्र का पुत्र था दोस्तों कीर्तिचंद, जो 1488 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कीर्तिचंद ने 12 मंडल, विशोद, खगमाकोट व शूनरा को अपना राज्य में मिला लिया था। कीर्तिचंद के समय चंद राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। दिल्ली के शासक इस्लाम शाह सूर का शत्रु ख्वाजा खां ने चंद राज्य में शरण ली थी। नेक्स्ट दोस्तों भीष्मचंद, यानी 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक जो शासन हुआ वह भीष्मचंद का हुआ था दोस्तों। भीष्मचंद ने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित कर ली थी। अल्मोड़ा के खगमरा किला का निर्माण भीष्मचंद ने ही करवाया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त होता है। कराचल देव के अभिलेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं जो सामंत होते हैं। भीष्मचंद का उत्तराधिकारी बालो कल्याण चंद था। कल्याण चंद 1545 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। बालो कल्याण चंद विषम चंद जो दोस्तों बालो कल्याण चंद भीष्म चंद द्वारा गोद लिया गया पुत्र था, क्योंकि वह निसंतान था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों रुद्रचंद। कल्याण चंद के पश्चात रुद्रचंद्र गद्दी पर बैठा। इसका काल 1565 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक रहा। रुद्रचंद्र अकबर के समकालीन था और 1587 ईस्वी में अकबर के अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया। उसके समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया था। रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी दोस्तों। रुद्रपुर नगर का जो नाम पड़ा है वह रुद्रचंद्र ने स्थापना की थी और उन्हीं के नाम पर यह रुद्रपुर का नगर का नाम पड़ा है। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक कस्तूरी हिरणों की खालें भेंट की थी। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ कर दिया गया। अल्मोड़ा का मल्हा महल किला रुद्रचंद ने ही बनवाया था। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनवाई। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पजबीडियों या तिथानी व उनके नीचे हलिये या पितलिये ब्राह्मणों के वर्ग बनाए गए। ओली ब्राह्मणों के वर्ग का काम ओले पड़ने पर सतर्क करना था। घरों का कार्य करने के लिए छोड़े व छोड़ियाँ रखवाई गई। सिरा से रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। सिरा के विजय के बाद अशकोट दारमा व जोहार रुद्रचंद के अधीन हो गए। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई।
चंदों के समय भूमि के मालिक को थातवान कहते थे और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तजुक ए जहांगीर में रुद्रचंद व अकबर की भेंट का वर्णन किया है। रुद्रचंद के बीरबल से भी मधुर संबंध थे। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत था। रुद्रचंद के समय डोटी पर रेखा हरिमल का अधिकार था। रुद्रचंद ने सोरा पर कई बार आक्रमण कर अपने अधीन किया। रुद्रचंद ने गढ़वाल के बदानगढ़ पर आक्रमण किया है। बदानगढ़ के युद्ध में पुरुषोत्तम पंत सेनापति मारा गया। रुद्रचंद के समय 2 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई थी, जिसमें दोस्तों वैन शास्त्र व त्रिवर्णिक धर्म निर्णय है। रुद्रचंद ने राज्य के युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था। नेक्स्ट दोस्तों लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा। मनोदय काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई शक्ति गुंशाई जो जमान था, इसमें कुमाऊं का धृष्टराज कहा जाता है। लक्ष्मीचंद ने नियोवाली विष्टावली नामक कचहरियाँ बनवाई। विष्टावली कचहरी सैनिक मामलों के लिए न्याय के लिए थी। लक्ष्मीचंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए। नियोवाली कचहरी समस्त जनता के लिए थी। लक्ष्मीचंद लखुली विराली उपनाम से जाना जाता है। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया, लेकिन 8वीं बार वह सफल हुए। नेक्स्ट है गढ़वाल विजय के प्रतीक उत्सव पर खतकुड़वा त्यौहार मनाया जाता है। खतुडुआ गढ़वाल सेना का ताकतवर सेनापति था। लक्ष्मीचंद के सेनापति का नाम गेंडा सिंह था। लक्ष्मीचंद के बाद दिलीप चंद भाषक बना, जिसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हो गई थी। इसके बाद विजयचंद राजा बना, लेकिन वह बिलासी राजा था। विजयचंद के समय राजसत्ता सुखराम कार्की व पीरू गुसाई के हाथों में आ गई थी। विजयचंद की हत्या सुखराम ने की। फिर मेहरा व पुरत्यालों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। मेहरा दल को जीत मिली और तिरमल चंद शासक बना। राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई गई, जिसमें से दोस्तों सरदार यानी परगने का जो शासक होता था उसको सरदार बोला जाता था, और फौजदार यानी सेना के अधिकारी को फौजदार बोला जाता था। नेगी राज्य के छोटे जो कर्मचारी होते थे उनको नेगी बोला जाता था। नरसिंहबाड़ी, कबीना और लक्ष्मीश्वर एवं आदि बगीचे लक्ष्मीचंद ने ही बनवाए थे। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में करवाया था। लक्ष्मीचंद ने तमोटा का एक आधाली या 8 नाली भूमि दान में दी थी। चंदों के समय रोत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में जमीन दी जाती थी। नेक्स्ट दोस्तों तिरमल चंद। लक्ष्मीचंद के बाद तिरमल चंद 1616 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 5 वर्ष तक इसने युवराज के रूप में कार्य किया एवं इसका सेनापति गढ़युड़ा था। 1625 ईस्वी में विजयचंद की मृत्यु और बाद में तिरमल चंद का 1625 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ एवं 1638 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। विजयचंद का विवाह अनूप शहर के बड़गुजर की पुत्री से हुआ था। दोस्तों सामाजिक संबंधों के कारण तिरमल चंद ने सुखराम कार्की के द्वारा विजयचंद को मरवा दिया था। नेक्स्ट दोस्तों बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद वंश का 50वां राजा एवं तिरमल चंद का उत्तराधिकारी था। बाज बहादुर मूल्यवान वस्तु लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार पहुंचा। चोरसी माल पर कटहरी राजपूतों ने अधिकार कर लिया था दोस्तों, और चोरसी माल या नौकरिया माल या तराई 84 कोष लंबे भूभाग से चंदों को 9 लाख प्रति वर्ष आय होती थी। मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए खलीलुल्लाह खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। बाज बहादुर चंद ने इस अभियान में मुगल सेना की मदद की थी। बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान के तहत हुणियों का दमन किया, जिससे मानसरोवर यात्रा व भोटियाई व्यापार को जो व्यापार की बाधा है उन बाधाओं से मुक्त किया गया। बाज बहादुर चंद ने पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति लाई, जिसे अल्मोड़ा किले में स्थापित किया गया। बाज बहादुर चंद के अंतिम वर्षों में कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नशी। इसे बहादुर या जमींदार की उपाधि शाहजहां ने दी थी। इसने बाजपुर नगर की स्थापना की थी। बाज बहादुर ने कत्तूरी राजकुमारों के गढ़मनीला गढ़ पर आक्रमण किया। कत्तूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट शुरू कर दी। इनको भगाने के लिए तीलू रौतेली ने हथियार उठाए। तीलू रौतेली इनके समकालीन थी।
तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह गोरला थे। बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूंठ भूमि दान में दी थी। इसने भोटियों व सोकाव द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, बाज बहादुर चंद ने 1669 ईस्वी में शोर की यात्रा की। उस समय शोर को खड़ायत का परागना कहा जाता था। शोर में उग्र गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्लश रियांसी में जमीन दी थी। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राट कहा गया है। इसके समय डोटी के राजा देवपाल थे। बाज बहादुर ने भोटियों व हुणियों में सिरती नामक कर लगाना स्टार्ट कर दिया। इसने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया। पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद ने बनाया था। हत्या देवाल की बनावट एलोरा व कैलाश मंदिर के समान है। नेक्स्ट है दोस्तों उद्योग चंद, यानी 1678 ईस्वी में जो नेक्स्ट है वह उद्योग चंद गद्दी पर बैठा तथा एक तपस्वी शासक था। गढ़वाल का शासक इसके समय फतेह शाह था। भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा जिसने डोटी पर आक्रमण शुरू किया था। उद्योग चंद ने 1683 में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। उद्योग चंद को धाई माता की बीमारी थी। उद्योग चंद का राजवेद वरदेव था। इसके समय डोटी के राजा देवपाल ने चंपावत पर अधिकार कर लिया। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी दोस्तों वह जुराइल दीपाइल थी। सेठी नदी के किनारे में ये स्थित थी। उद्योग चंद का सेनापति हीरू देरोवा था। 1688 ईस्वी में उद्योग चंद ने खेरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट दोस्तों, यानी उद्योग चंद का जो दूसरा सेनापति था वह शिरोमणि जोशी था। उद्योग चंद ने युद्ध न करने का वचन लिया और शांति की तलाश में चल पड़ा। खेरागढ़ की शांति देवपाल के साथ हुई। उद्योग चंद ने तल्ला महल व रंग महल का निर्माण करवाया था। इसने त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर भी बनवाया जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। इसके समय रुद्रपुर के क्षेत्र को तराई भाबर कहा जाता था, जिसे चोरा सिमल भी कहा जाता है। चंपावत में बालेश्वर मंदिर की नींव रखी। इस मंदिर का पूर्ण निर्माण विक्रमचंद ने कराया था। उद्योग चंद ने 1678 ईस्वी में पवार राज्य के बधानगढ़ पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में उसका सेनापति मेसू शाह मारा गया। उद्योग चंद ने अपने राज्य में अनेक स्थायी सैनिक छावनियां बनवाई। उद्योग चंद के समय मराठा राज्य का राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था। उद्योग चंद ने कोटा भावर में आम के बगीचे लगवाए थे। नेक्स्ट दोस्तों ज्ञानचंद, यानी 1698 ईस्वी से 1708 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। 1699 में इसने बदानगढ़ पर विजय प्राप्त की। ज्ञानचंद बदानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लाया और उसे अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया। इसके समय गढ़वाल राजा फतेह शाह ने चंद राज्य के पाली परगाने को लूट लिया था। 1704 ईस्वी में ज्ञानचंद ने डोटी पर अभियान पिता की हार का बदला लेने के लिए ये किया था। ज्ञानचंद का युद्ध डोटी नरेश से कुमाऊं सीमा पर मलेरिया ग्रस्त भावर में हुआ था। डोटी नरेश हार कर भाग गया, किंतु जो उसके सैनिक थे उनको सभी को मलेरिया हो गया था। 1703 ईस्वी में दुधातोली का युद्ध पवार सेना व ज्ञानचंद के बीच में हुआ। ज्ञानचंद ने कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर को स्थापित किया। ज्ञानचंद ने तराई बाबर क्षेत्र में आम के बगीचे लगवाए थे। आप देख रहे हो दोस्तों ये बदानगढ़ी मंदिर जो कि आपका ये चमोली में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों जगत चंद, इसका काल चंद वंश का कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। जी जगत चंद है, जो काल है दोस्तों कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। तराई से 9 लाख रुपए की आय जगत चंद के समय ही होती थी। जगत चंद ने राजकाज के पहले लोहा बागड़ व बादानगढ़ से गढ़ सेना को मार भगाया। श्रीनगर में जगत चंद व फतेह शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गढ़ नरेश देहरादून भाग गया। इसी के समय फतेह शाह ने कत्यूर घाटी में आक्रमण स्टार्ट कर दिया और बैजनाथ घाटी को लूटने के बाद गरसार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया। जगत चंद ने मुगल बाज बहादुर को कीमती पहाड़ी चीज़ें भेंट की थी। दिल्ली शासक ने उसे अभ्यादान किया। जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाना स्टार्ट कर दिया। जगत चंद की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। 1720 ईस्वी में जगत चंद की मृत्यु के बाद देवी सिंह गद्दी पर बैठा था।
देखिए दोस्तों, ये थी हमारे इतिहास का सेकंड पार्ट, और अगली वीडियो में हम थर्ड पार्ट जो लेकर आएंगे, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको यदि इस वीडियो से कुछ भी हासिल हुआ है दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।